जीवन के अनजान सफर में ख्वाब कई थे अपनी नजर में, लेकिन राह में चलते चलते कितने रिश्ते टूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। सुख दुख जैसे कोई समंदर, जख्म है गहरे जिनके अंदर, जिन पे भरोसा था इस दिल को, वो हमदम भी रूठ गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। आंगन एक ऐसे मुस्लिम घराने की कहानी है जिसने शुरू में जागीरदाराना खुशहाली का दौर देखा था। हालात के साथ जागीरदारी खत्म हो गई, मगर रहन सहन में वही पुराना ठस्सा बरकरार है। आंगन की कहानी दूसरी जंग अजीम से जरा पहले शुरू होती है और आजादी के बाद अंजाम को पहुंचती है। आंगन असल में इंसान और इंसान के दरमियान उस अजली कश्मकश की कहानी है जिसमें मोहब्बत और नफरत की धूप छांव एक दूसरे से आंख मिचौली खेलती है। ये मजहर खान हैं, अंग्रेज सरकार के मुलाजिम हैं, मगर हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ बातें करते हैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की पैरवी करते हैं। मिजाज में तेजी और गुस्सा है। यहाँ तहसील मिर्जापुर में उनका तबादला हुआ है। ये हाजरा बेगम हैं, मजहर खान की बीवी, तुनक मिजाज और मुंहफट। अंग्रेजों की तरफदार हैं क्योंकि उनके भाई आमिर खान ने एक अंग्रेज मेम से शादी की है। ये तहमीना है, मजहर खान और हाजरा की बड़ी बेटी, संजीदा मिजाज, अपने फूफीजाद भाई सफदर से प्यार करती है, मगर चुपके चुपके। उम्र 24 बरस। ये आलिया है, तहमीना की छोटी बहन और सबकी चहेती। अलीगढ़ से अदीब फाजिल की डिग्री ली है, अंग्रेजी भी जानती है, उम्र यही 20-22। ये सफदर है, मजहर खान का यतीम भांजा, बचपन से इसी घर में पला बढ़ा है। दिल ही दिल में ये भी तहमीना से मोहब्बत करता है। बेरोजगार है, उम्र 30 के करीब। हाजरा बेगम इससे चिढ़ती हैं और बात बात पर ताने देती हैं। ये अजीजन है, इस घर की नौकरानी, तेज तर्रार, काम में होशियार। पहले कुछ महीने किसी अंग्रेज के यहाँ नौकरी करती थी। अक्सर उसके किस्से सुनाती है। उम्र यही 30-32 साल। रख दो। ले बेटा, पाँव यहाँ रख दो। ये एक कुसुम है, मजहर खान के दोस्त और पड़ोसी सोहन राय की बेटी। कुसुम बाल विधवा है। हाजरा बेगम उसे पसंद नहीं करती। उसे किताबें पढ़ने का शौक है। अक्सर आलिया को किताबें लाकर देती है। चाचा जान, आदाब। आदाब। आओ बेटा, बैठो, नाश्ता करो। शुक्रिया, मैं कर चुकी हूँ। पिताजी ने कहा है कि शाम को उनके साथ पंडित सुंदरलाल जी भी बैठक में पधार रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे, दफ्तर का वक्त हो गया है। आज दफ्तर में मेरा पहला दिन है, कहीं देर ना हो जाए। सफदर मियां, देखो रिक्शा आया कि नहीं। जी मामूजान। बैठो तो सही। ये प्रेमचंद की नॉवेल है गोदान। तुमने मांगी थी ना? शुक्रिया कुसुम दी। अच्छा, चलती हूँ। अरे थोड़ी देर तो ठहरो। नहीं नहीं, शाम को आऊंगी। अबे नोवेलें पढ़ना बंद करो, इससे अखलाक खराब होते हैं, समझी? अम्मी, किताबें पढ़ने से अखलाक संवरते हैं, खराब नहीं होते। क्यों अब्बू? हाँ बेटा,
तुम ठीक कहती हो। आप ही ने इन लड़कियों को सर पे चढ़ा रखा है। एक है जो दिन रात किताबों में घुसी रहती है और दूसरी उस हिंदवानी के साथ खुसुर फुसुर करती रहती है। मुझे तो उसके साय से भी चिढ़ है। अम्मी, आप कुसुम दी से इतना चिढ़ती क्यों हैं? क्योंकि वो बेवा है, वो भी बाल विधवा। और बेवा है, मनहूस होती है, मनहूस, समझी? अम्मी, आपको कुसुम के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। बेगम, वो एक मजलूम लड़की है, उसके साथ तो तुम्हें हमदर्दी होनी चाहिए। मामूजान, रिक्शा आ गया बाहर। चलो बेटा। आपको कितनी बार कहा है दफ्तर जाने के लिए कम से कम सूट सिलवा लीजिए, मगर आपके कान पे जू रहेंगे तब ना। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है, मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन अंग्रेजी लिबास नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। चलो। और अगर पहन लेंगे तो कौन से आपकी शान में जुबते पड़ जाएंगे। सफदर मियां जी। ये लिफाफा आसिफ खान साहब को दे देना। जी मामूजान। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये बड़ा अच्छा हुआ, आदिलपुर में तो पैदल दफ्तर जाते थे, यहाँ कम से कम रिक्शा तो है। ये सब अंग्रेज सरकार की मेहरबानी है, लेकिन तुम्हारे अब्बू माने तब ना। उन पर तो देशभक्ति का भूत सवार है। मालूम नहीं आजादी मिलते ही उनकी पगड़ी में कौन सा सुर्खाब का पड़ लग जाएगा। अरे ये सब तो नेहरू गांधी की कारस्तानियां है। और देख लेना, एक दिन यही लोग मुल्क को बर्बाद करके छोड़ेंगे। लेकिन तुम लोग है ना, इनकी बातों में मत आना। मैं क्या है, ये लड़कियां चली गई। भाई वाह। जी सर। पांडे जी को भेजो। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पांडे जी, ये रॉयल कंस्ट्रक्शंस की फाइल यहाँ एक माह से धूल क्यों चाट रही है? सर 1.5 माह से ये कुर्सी खाली थी, अब आप आ गए हैं तो दस्तखत होते ही इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसे फौरन भेज दो। जी। और इसके अलावा जितनी भी फाइलें बाकी हैं उन पर मेरे दस्तखत कराओ और उन्हें भी भेजो। जी। और याद रखिए, ये दफ्तर अंग्रेजी सरकार का जरूर है, मगर ये मुल्क हमारा है। हम अंग्रेजी सरकार के जरिए अपने ही मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और एक बात, ये मलिका आलिया की तस्वीर यहां से हटाकर कहीं हॉल में टंगवा दीजिए, वरना ये हमें घूरती रहेंगी और हम कोई काम नहीं कर सकेंगे। मैं अभी इसका बंदोबस्त कर दूंगा सर, आप फिक्र न कीजिए। शुक्रिया पांडे जी, आप जा सकते हैं। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। प्रणाम बीबी जी। प्रणाम। मंगलू भैया, तुम यहाँ रहते हो? जी बीबी जी, सरकार की तरफ से क्वार्टर दिया गया है। बीबी जी, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। जी जरूर बताऊंगी। प्रणाम बीबी जी। प्रणाम। अरे आलिया, तुम इतनी उदास उदास क्यों हो? यहाँ खुश होने के लिए रखा ही क्या है।
उजाड़ उजाड़ बस्ती, ना बाग ना अमराई। आदिलपुर में कितना मजा आता था। बाग में घुसकर केरियां तोड़ी जाती और पानी में बैठी भैंसों को ढीले मारे जाते थे। आलिया, तुमने अभी पूरी बस्ती देखी ही कहाँ है? देखो, ये बस्ती आदिलपुर से भी अच्छी है। यहाँ भी बाग है, तालाब है, मंदिर है, मस्जिद है, सब कुछ तो है। अब वो देखो, मस्जिद का मीनार नजर आता है ना, कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे सर उठाए आसमान से बातें कर रहा है। और गांव के बाहर आम के, जामुन के, पीपल के बड़े बड़े दरख्त हैं। अरे वैसे भी इस वक्त तो बाहर का मौसम है ना, तो आमों पर बोर आया हुआ है। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं। तुम उदास मत हो, यहां भी सब कुछ है। आलिया, अब मुस्कुरा भी दो ना। देखो, शाम के वक्त उदास रहने से ना रात में बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। अच्छा, यहाँ बाजार तो है ना? हाँ, है ना, बहुत बड़ा बाजार है, वहाँ सब कुछ मिलता है। सफदर भाईजान, देखिए ना, हमारी सैंडल टूट गई है, पुरानी हो गई है। चलिए ना, बाजार चलते हैं, मुझे नई सैंडल लेनी है। ठीक है, चलते हैं, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? तहमीना को भी साथ ले लेते हैं। अच्छा, अरे वो तो होंगे ही, उन्हें भी तो दुपट्टे लेने हैं। चलिए। पर मुमानी जान इजाजत देंगी? अब चलिए तो। आलिया, अरे तो बुरा ना लगे। अम्मी, अम्मी, मैं और बाजी बाजार जा रहे हैं। क्यों? मुझे सैंडल लेने हैं और बाजी को दुपट्टे। तुम दोनों अकेले बाजार जाओगे? अरे शाम का वक्त है, नई बस्ती, नए लोग, कहीं रास्ता भटक गई तो? ना बाबा ना, मैं इजाजत नहीं दूंगी। अम्मी, हम क्या छोटे बच्चे हैं जो रास्ता भटक जाएंगी? और वैसे भी सफदर भाईजान भी साथ में जा रहे हैं। अरे उसका नाम मत लो, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। उससे तो एक तिनका भी नहीं तोड़ा जाता, बाजार जाएगा। अम्मी, हम खरीदारी करने जा रहे हैं, किसी मुहिम पे नहीं जा रहे। क्या हुआ बिट्टू? कौन जा रहा है मुहिम पर? देखिए ना अब्बू, मैं और बाजी बाजार जाना चाहती हैं और अम्मी मना कर रही हैं। अरे जाने दो ना बेगम, क्यों मना कर रही हो? थोड़ा घूम फिर आएंगी। अरे आप समझते नहीं है, लड़कियों के लिए सैर सपाटे की आदत अच्छी नहीं है। क्यों? सैर सपाटे का हक सिर्फ लड़कों का है? बिट्टू, बहुत गुस्ताख होती जा रही हो तुम। अब्बा, समझाइए ना अम्मी को। अरे जाने दो बेगम, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? जाओ बेटा, जाओ। और हाँ, सफदर को साथ ले जाओ, शाम होने को है। सफदर भाईजान तो साथ में ही है। ठीक है, जाओ। शुक्रिया अब्बू। आपकी लाड़ की वजह से ना ये दोनों बिगड़ती जा रही है। अरे बेगम, अब वो बड़ी हो गई हैं, छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें टोका मत करो। हम बैठक में जा रहे हैं, चाय नाश्ता भिजवा देना और मंगलू को बुलवा लेना। यस। अच्छा अम्मी, हम चलते हैं। ठीक है। और सुनो जी? बाजार में चेहरों पर नकाब डाल लेना। जी, अच्छी बात है। अजीजान, ओ अजीजान, चाय नाश्ते की तैयारी करो, बैठक में नेता लोग तशरीफ लाए हैं। हाँ साहब, ये पंडित सुंदरलाल जी हैं, आर्य समाज केंद्र के संस्थापक। आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे। नमस्कार खान साहब। नमस्कार। नमस्कार। राय साहब आपकी बड़ी तारीफ करते हैं खान साहब, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके दर्शन कर लें। अरे भाई, राय साहब तो खुद ही नेक इंसान हैं, ये तो बुरों को भी अच्छा ही कहते हैं। बुरों को नहीं खान साहब, बड़ों को। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है जनाब। अच्छा ये बताइए, आज ऑफिस में पहला दिन कैसे गुजरा? अच्छा गुजरा, स्टाफ अच्छा है, बस एक कमी थी, जाति हमने उसे दूर करवा दिया।
वो क्या? हमारे कैबिन में मलिका विक्टोरिया की तस्वीर टंगी हुई थी। हमने जाते ही कैबिन से उस तस्वीर को हटा दिया। इसका मतलब कि आप अंग्रेजों की परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। अंग्रेज को देखते ही हमारा खून खौलने लगता है। माफ करिएगा खान साहब, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। आप अंग्रेज सरकार की नौकरी करते हैं, फिर अंग्रेजों से बेजारी का मतलब? पंडित जी, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम सिर्फ 8 घंटे अंग्रेज सरकार के नौकर हैं, बाकी 16 घंटे हमारे अपने हैं, जिन्हें हम जिस तरह चाहें खर्च करें। और सच पूछिए तो नौकरी रोजी रोटी की मजबूरी है, वरना हम भी कहीं बम डालकर भगत सिंह की तरह अभी तक फांसी पर चढ़ गए होते हैं। इसका मतलब आप गांधी जी के नहीं, भगत सिंह के भक्त हैं। हम गांधी जी के नजरिए को मानते तो हैं, मगर मिजाजन भगत सिंह के भक्त हैं। खान साहब, अगर आपके अंग्रेज अफसरों को आपकी इन सरगर्मियों का पता चल जाए तो उनका रद्द अमल क्या होगा? कुछ कुछ तो उन्हें पता है, इसीलिए कभी कभी मेमो देते हैं, कभी मेन मेक निकालते हैं, और कभी कभी तो तबादला करवा देते हैं हमारा। अब पिछले 2 साल में 3 बार तबादला करवा चुके हैं हमारा। इसलिए हम भी तय कर चुके हैं कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वाह वाह, क्या बात खान साहब, वाह वाह। खान साहब, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की यह गजल आज हर हिंदुस्तानी के दिल की धड़कन बन चुकी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वाह 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 वाह, क्या बात है साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब। लाइए। खान साहब, बातों बातों में हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे, बात तो रह गई। फरमाइए। आपको एक खुशखबरी देनी। मैं मुंतजिर हूँ। आप तो जानते हैं हमारी बेटी कुसुम बाल विधवा है। जी जानता हूँ। उसी के पुनर्विवाह की खबर देनी थी। लेकिन राय साहब, आपके समाज में तो दूसरी शादी मना है, किंतु हम लोग आर्य समाजी हैं। सुंदरलाल जी हमारे गुरु हैं। इनका फरमान है कि आर्य समाज के दस्तूर के मुताबिक बाल विधवा या विधवा का पुनर्विवाह हो सकता है। इन्होंने कुसुम के लिए एक लड़का देखा है और बहुत जल्द ही कुसुम का पुनर्विवाह आर्य समाज मंदिर में संपन्न होगा। खान साहब, आपको उसमें शरीक होना है। राय साहब, इस खबर को सुनकर हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुसुम की नहीं, हमारी अपनी बेटी की शादी हो रही है। पेश की मुबारकबाद कबूल कीजिए। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। खुदा झूठ ना बुलवाए मालकिन, पर साहब बहादुर और उनकी मेम साहब हर रोज शाम को क्लब जाया करते और 3 घंटों तक टॉम की देखभाल मैं खुद किया करती। टॉम भी ऐसा ना कि दिन भर उछल कूद करता रहता, कभी छीछी कभी सुसु। पर मैं टॉम की सफाई का इस तरह से ख्याल रखती कि मालकिन भी मुझसे खुश हो जाती। टॉम बड़ा घुल मिल गया था मुझसे। अगर मैं ना दिखूं ना तो कोनों कुदरों में मुझे ढूंढता फिरता। अच्छा, तो रंग भी गोरा होगा उसका? इतना गोरा रंग कि हाथ लगाओ तो मैला हो जाए, एकदम अंग्रेज बच्चों जैसा। तो बात भी बहुत करता होगा। आपकी जूती मेरा सर मालकिन, आप ही बताइए
भला कुत्ते कहीं बात करते हैं? अच्छा तो वो कुत्ता है। हाँ, टॉम उनका कुत्ता था। प्यार से उसे वो टॉमी पुकारते थे। अरे आगे तुम लोग आओ, बैठो। अम्मी बताइए, ये देखिए कैसे खूबसूरत सैंडल है, नए डिजाइन के हैं। अच्छे तो है, मगर एड़ियां जरा ऊंची है। अम्मी ये देखिए मेरे दुपट्टे। अरे बाजी, दुपट्टे ऐसे नहीं दिखाते। अम्मी अब बताइए कैसा है दुपट्टा? हाँ बहुत अच्छा है। ए, तुम्हारे इस थैले में क्या है? जी वो एक कुर्ता है। कुर्ता? अभी पिछली ईद पर एक कुर्ता खरीदा था, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, फिर नया कुर्ता ले आए। पैसे के पेड़ पे उगते हैं, 4 आने की कमाई नहीं, 16 आने का खर्चा। ओहो, जरा तेवर तो देखो इनके। अम्मी आप सफदर भाईजान से इतना चिढ़ती क्यों हैं? और ये कुर्ता उन्होंने मेरी ही फरमाइश पे लिया था। अरे तो इसमें गलत क्या कह रही है? देखते नहीं, सारा दिन घर में पड़ा चारपाई तोड़ता रहता है। मुझे तो उसके लक्षण जरा भी नहीं पसंद। किसके लक्षण पसंद नहीं है बेगम? आपके लाडले भांजे के। और किसके? क्यों, क्या किया उसने? अरे उसे आता है क्या है जो कुछ करेगा? तालीम अधूरी, ना हाथ में हुनर, ना पास में डिग्री। आप तो कहने को इतने बड़े अफसर हो, लेकिन आज तक एक नौकरी नहीं दिला सके उसे। इतनी लंबी बीमारी से उठा है वो, उसे थोड़ा आराम करने दो, फिर उसे अलीगढ़ भेज देंगे तालीम मुकम्मल करने के लिए। बस आपकी इन्हीं बातों ने उसे निकट्टू बना रखा है। बस बहुत हो गया, जाओ खाना लगाओ। भूख लगी है। अरे बिट्टू, कितने दिनों के बाद तेल लगवा रही है? हाँ, पूरे 10 दिन हो गए हैं। न जाने आजकल की बच्चियों को क्या हो गया है। तेल लगवाना अपनी शान के खिलाफ समझती है। अरे हमारी अम्मी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, हर तीसरे दिन हमारे बालों में तेल लगवाकर मालिश किया करती थी, समझी? बीबी जी, आपकी जूती मेरा सर, झूठ नहीं बोलूंगी। अरे तू चुप कर, ये शुरू हो गई। अम्मी जान धीरे, बाल टूट जाएंगे। धीरे? लगता है सफदर भाईजान का गुस्सा अब मेरे बालों पर ही उतारेंगी। नाम मत ले उस माटी मेले का। आली, तू चुप नहीं रह सकती थी? खौम का छेड़ दिया अम्मी जान को। नहीं बाजी, आज तो मैं अम्मी जान से पूछ के रहूंगी कि सफदर भाईजान से वो इतनी नफरत क्यों करती हैं। बताइए ना अम्मी। अरे बिट्टू, अब तक तो मैं सिर्फ उससे नफरत करती हूँ। अगर तुम सुनोगे ना, तुम भी उस कमसाद से नफरत करने लगोगी। अच्छा अम्मी, तो आज आप बता ही डालिए कि ऐसा क्या हुआ था कि जो आप इतनी नाला हैं। अरे उस मनुष्य के माँ बाप ने तुम्हारे दादा जान की जान ले ली और हमारे पूरे जमींदार घराने की इज्जत तार तार कर दी। अम्मी जान पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए हुआ क्या था। अरे बिट्टू, हमारा खानदान जमींदाराना था। दूर दूर तक तुम्हारे दादा जान की तूती बोलती थी, उनकी बहुत इज्जत थी और अंग्रेज बहादुर भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। और ऐसे में तुम्हारी सलमा फूफी ने खेत में काम करने वाले एक मामूली मजदूर से आंख मटक्का कर लिया और फिर ना जाने उसके साथ कहां फरार हो गई। पूरे इलाके में हमारे खानदान की बहुत बदनामी हुई।
जिस जमींदार से आंख मिलाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, वही जमींदार किसी के सामने आंख उठाने के लायक नहीं रहा और इसी गम ने उनकी जान ले ली। जमींदारी चली गई और वहां से हिजरत करके हमें आदिलपुरा आना पड़ा। और सलमा फूफी? उसे तो उसके किए कि अल्लाह ने ऐसी सजा दी कि वो दोनों भगोड़े एड़िया रगड़ रगड़ कर मर गए। और इस नामुराद सफरत को हमारे पल्ले बांध दिया। मतलब ये कि सफदर भाईजान को आपके हवाले कर दिया? नहीं, तुम्हारे बड़े अब्बू और दादा जान ने सलमा को अपने दिल से और जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया था। फिर एक दिन तुम्हारे अब्बू के पास तुम्हारी फूफी का खत आया। वो ठहरे रहमदिल फौरन अपनी बहन के पास चले गए, जहां वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। वो उसे अस्पताल ले गए, जहां उसने दम तोड़ दिया। और इस तरह सफदर हमारे गले पड़ गया। ओह, मगर अम्मी जान, इसमें सफदर भाईजान की क्या गलती है? गलती? अरे बिट्टू, उसके माँ बाप ने बदनामियों के दाग जो हमारे खानदान पर लगाए, उसी वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ कर दर बदर की ठोकरें खानी पड़ी हमें। अब तुम ही कहो बिट्टू, ऐसे मनहूस माँ बाप की औलाद से भला कोई कैसे प्यार से बात कर सकता है? पर अम्मी जान, भला ये क्या बात हुई कि करे कोई और भरे कोई? सफदर भाईजान को उनके माँ बाप के किए की सजा कैसे दी जा सकती है? वो तो यतीम है और यतीमों के साथ अल्लाह और उसके रसूल ने अच्छे बर्ताव की तालीम दी है। अब तुम मुझे सिखाओगी? मैं कह देती हूँ तुम दोनों से, सफदर से ज्यादा खुले मिलने की कोशिश मत करना। तुम्हारे अब्बू ने तुम दोनों को सर चढ़ा रखा है। अरे कहाँ चली तुम दोनों? अम्मी जान, हम कुसुम दी से मिलने जा रही हैं। क्यों? अब्बू जान ने आपको बताया होगा कि उनकी शादी तय हो गई है, तो हम दोनों उनको मुबारकबाद देना चाहती हैं। अरे विधवा की शादी कोई शादी होती है क्या? अम्मी जान, वो हमारी पड़ोसन है, हमारी सहेली है, उसकी खुशी में शरीक होना हमारा फर्ज है। हाँ हाँ, जाओ अपना फर्ज पूरा करो, मगर जल्दी लौट आना, समझी? शुक्रिया अम्मी। शुक्रिया अम्मी। अरे अजीजन, अरे इसे साफ कर दे, कहाँ मर गई? हे गोविंद, हे गोपाला, हे गोविंद, हे गोपाला। वाह कुसुम दीदी, माशा अल्लाह, क्या आवाज है आपकी। वाकई अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। आओ बैठो। अच्छा हुआ कि तुम दोनों आ गई। वाकई कुसुम, सचमुच कितना दर्द है तुम्हारी आवाज में, दिल करता है बस सुनते ही रहो। अरे तुम लोग आते ही मेरी खिंचाई करने लगी। हाँ दीदी, जब से हमें पता चला है कि आपकी खाना आबादी होगी, तब से हम बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल करो। मैं तुम्हारी मुबारकबादी स्वीकार करती हूँ। हम तो ये जानने आए हैं कि क्या तुमने हमारे होने वाले जीजा जी को देखा है? क्या वो तुम्हें पसंद हैं? और हाँ, हमारे जीजा जी सुंदर हैं या फिर काले कलूटे हैं? आली, कुछ भी बकती रहती हो। कुसुम, तुम इसकी बात का... अरे नहीं नहीं, मैं तो इसका बुरा मान ही नहीं सकती। आखिर मेरी छोटी बहन है, इसका पूरा हक बनता है मुझसे मजाक करने का। लेकिन मेरा यकीन करो बहना, मेरे तो उनसे आज तक दर्शन भी नहीं हुए। ये क्या कह रही है दीदी? ऐसे कैसे हो सकता है बिना देखे? ऐसा ही है आलिया, पिताजी ने उन्हें देखा, गुरुजी ने जांचा परखा, वह मेरे खैर ख्वाह है। अब जाहिर है जो भी करेंगे मेरा भला ही देखकर करेंगे, इसलिए मेरे देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। सही कह रही हो कुसुम, वालिदैन कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते, ये तो बस भला ही सोचते हैं।
और इसलिए हमें उनके फैसलों के आगे अपना सर तस्लीम खम करना चाहिए। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। मालकिन, डंकन साहब बहुत अच्छे गोरे इंसान थे। आपकी जूती मेरा सर, झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। तो फिर तूने उन्हें छोड़ क्यों दिया? मैंने उन्हें नहीं छोड़ा, उन्होंने ही मुझे छोड़ दिया। मतलब वो यहाँ से इंग्लिस्तान चले गए। हाँ साहब घर पे हैं। नहीं, वो ऑफिस गए हैं। क्या हुआ हवलदार साहब? दरोगा साहब ने खान साहब को बुलाया है। वो जैसे ही आए उन्हें सरयू नगर पुलिस थाने भेज दीजिएगा। ये दरोगा साहब ने दिया है। ऐसा क्या कर दिया तहमी के अब्बू ने? पता नहीं, वो जैसे ही आए उन्हें जरूर भेज दीजिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। मुमानी जान, मामू जान को खबर करना जरूरी है। हाँ हाँ, तू जल्दी जा उनके ऑफिस और उन्हें खबर कर दे। जल्दी जा। मैं मामू जान को इत्तला देकर आता हूँ। हाँ हाँ। अम्मी जान, ये पुलिस हवलदार क्यों आया था और सफदर भाईजान उनके पीछे इतनी तेजी से क्यों भागे? अरे मुझे कुछ पता हो तो तुम लोग को बताओ ना। वो आकर कहने लगा कि तुम्हारे अब्बू को सरजू नगर पुलिस चौकी में भेज दे, कि साहब ने बुलाया है। अरे हाँ, तुम्हारे अब्बू सियासत में घुस गए। वतन के हालात सभी को पता है। कांग्रेस वतन की आजादी के लिए कोशा है और गांधी बाबा अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ फाके पर फाका करते जा रहे हैं। तुम्हारे अब्बू भी उनके हमख्याल गोरों के खिलाफ। शायद इस बात की भनक उन्हें लग गई होगी। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, यही बात होगी। पूछताछ के लिए बुलाया होगा। हाँ शायद। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मेरा नाम मजहर खान है। आपने बुलाया था? जी हाँ, तशरीफ रखिए। किस सिलसिले में याद किया गया है? हमें खबर मिली है कि आप हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों की तशरीह क्या है? मिस्टर खान, सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल मत कीजिए। मैंने कोई हुकूमत मुखालिफ हरकत नहीं की है। ना मैंने सरकार के खिलाफ जुलूस निकाले, न जलसे किए। फिर मैं जान सकता हूं कि आप किस बिना पर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? सुना है आप अपने साथियों के साथ खुफिया मीटिंगें करते हैं। क्या आपने मुझे ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा है? हमारे मुखबिर हमारी आंखें जनाब। दरोगा साहब, आपकी आंखें धोखा भी तो खा सकती हैं। मैं एक सरकारी नौकर हूं। मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने फराइज को अंजाम देता हूं। और सरकारी नौकरी के बाद मेरी अपनी जिंदगी भी तो है। मेरे दोस्त अहबाब भी हैं जिनके साथ मैं उठता बैठता हूं। दरोगा साहब, अगर आपकी नजर में दोस्त अहबाब के साथ हंसना खेलना, मिलना जुलना, खुफिया मीटिंग या हुकूमत मुखालिफ रवैया है, तो बेशक मैं ऐसा करता हूं। सुना है आप भगत सिंह के भक्त हैं? जी हाँ, हूं। आप जानते हैं वो एक बागी था और बागियों की हिमायत करना भी बगावत है। देखिए दरोगा साहब, मैं सरकार का नौकर हूं, गुलाम नहीं। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि मैं एक वतन परस्त मुसलमान हूं और मेरा मजहब मुझे अपने वतन से मोहब्बत करने की तालीम देता है। क्या अपने वतन से मोहब्बत करना जुर्म है? देखिए खान साहब, मैं भी इसी सरजमीन से ताल्लुक रखता हूं। मुझे भी वतन से मोहब्बत है। मैं भी एक मुसलमान हूं, मगर चूंकि सरकारी नौकर हूं, मेरा पहला फर्ज यह है कि मैं अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दूं।
और मैं वही कर रहा हूँ। आपको बुलाना और तंबी करना मेरे फराइज में शामिल है। आप अपना फर्ज पूरा कीजिए, मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। और कुछ पूछना है आपको? जो कुछ पूछना था पूछ चुका हूं, अब आप जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको याद किया जाएगा आप बिला ताखिर यहां तशरीफ ले आएंगे। कोशिश करूंगा। खान साहब, इस वक्त यहां सवारी मिलना मुश्किल है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, हम आपको गाड़ी से छोड़ देंगे। शुक्रिया। मैं रिक्शा में आया था दरोगा साहब, जो बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। खुदा हाफिज। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। मनुष्य का आत्मबोध ये मैं हूं और मनुष्य हूं इतिहास में कोई बहुत पुरानी घटना नहीं। हम इस घटना, इस आत्मबोध के इतने आदी हो चुके हैं कि लगता है कि मानव स्वभाव का कोई शाश्वत सत्य हो, उसके मनुष्य तत्व से जुड़ा हुआ, मनुष्य की चेतना का अभिन्न भाव, चिरंतन और सार्वभौम, जिसका दिशा काल से कोई संबंध न हो। हम अक्सर भूल जाते हैं मनुष्य की आत्मचेतना ये। बाबूजी, दवाई का वक्त हो गया है। आप बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गए। अगर मैं वक्त पर दवाई ना दूं, तो आप तो इसीलिए तो बेफिक्र हूं बेटा। तेरे रहते मुझे क्या फिक्र? पर मुझे तो है ना बाबूजी। अच्छा ला दे। इधर अब बेटा, तू खुश तो है ना? नहीं बाबूजी, मैं खुश नहीं हूं। क्या तुझे अपने बाबूजी की पसंद पर भरोसा नहीं है? नहीं बाबूजी, मुझे आप पर और आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। बस दिन रात यही बात सताए जा रही है कि मेरे जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। अरे पगली, तू मेरी फिक्र क्यों करती है? भला मुझे क्या होगा? और तू कौन सा दूर जा रही है? जब भी तेरी याद आएगी आ जाऊंगा तुझसे मिलने। बस तू मेरी फिक्र छोड़कर खुशी खुशी इस घर से विदा ले। कैसे भूल जाओ बाबूजी कि माँ के जाने के बाद आपने मुझे माँ और पिता बनकर दोनों का प्यार दिया है। नहीं बेटा, तुझे पाल पोस कर मैंने अपना एक फर्ज पूरा किया है। तो इस घर से खुशी खुशी विदा हो जाएगी तो मैं अपना दूसरा और आखिरी फर्ज पूरा कर लूंगा। मैं तेरी मां को क्या जवाब दूंगा? बेटा, तू खुश रहेगी तो स्वर्ग में तेरी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। अरे निगोरी, जरा दम लगा। खाती है सेर भर और दम लगाती है पाव भर, बस हिले ही जा रही है। दम लगा। वाह मालकिन, यहाँ पे दम लगा लगा के मेरा दम निकल गया और आपको मजा आया ही नहीं।
आपकी जूती मेरा सर, झूठ नहीं बोलूंगी, पर ये तो वही बात हुई कि मुर्गा अपने जान से किया और खाने वाले को मजा ही नहीं आया। क्या हुआ जी? दरोगा ने क्या कहा? हम पर इल्जाम है कि हम हुकूमत के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं ना कहती थी अंग्रेजों के खिलाफ बुराई करना छोड़ दीजिए, लेकिन आप माने तब ना। मेरे भाई को देख लीजिए, अंग्रेजों से दोस्ती करके आज वो कहां से कहां पहुंच गया। चुप चुप, ये मुसीबत भी तुम्हारे भाई की वजह से आई है। मेरे भाई की वजह से? क्या किया मेरे भाई ने? क्या नहीं किया तुम्हारे भाई ने? क्या नहीं किया? हमारी साजनपुर वाली जमीन औने पौने दामों में बेच दी और अपनी मेम को लेकर इंग्लिस्तान भाग गया। लेकिन आपको उसने उस जमीन की कीमत अदा तो कर दी थी ना? यही तो कह रहा हूं मैं। इस अंग्रेज अफसर की खुशनुदी हासिल करने के लिए लाखों की जमीन कौड़ियों के मोल बेच दी। आज इस जमीन की कीमत आसमान छू रही है। आज जो जमीन हमारे पास होती ना, तो जमीन को बेचकर हम कोई तिजारत करते हैं और अंग्रेजी मुलाजमत का पट्टा अपने गले से उतार फेंकते। आप अपनी गलतियों का ठिकरा मेरे भाई के सर पर मत फोड़िए। अगर मेरा भाई गलत होता तो वो गोरी मेम उससे शादी करके इंग्लिस्तान नहीं ले जाती। आखिर आपको अंग्रेजों की मुलाजमत से क्या परेशानी है? उस मुलाजमत की वजह से लोग आपको सलाम करते हैं। आखिर क्या बिगाड़ा है फिर उंगलियों ने आपका? वो हमारे मुल्क को लूट रहे हैं और तुम कह रही हो क्या बिगाड़ा है उन्होंने हमारा? आपको तो नहीं लूटा ना। आप क्यों दूसरों की फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं? शुक्र अदा कीजिए कि आप सरकारी नौकर हैं, इसलिए दरोगा नरम पड़ गए, वरना जाने जाने क्या होता। क्या होता? क्या होता? हमने चोरी की है, हमने डाका डाला है। हम पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है। हमारे दिल में आजादी की शमा रोशन है, उसे कोई नहीं बुझा सकता, कोई नहीं बुझा सकता उसे, समझी? मुझे डर है एक दिन आपकी ये आजादी की शमा इस घर को जलाकर राख ना कर दे। ऐसी बेहुदा बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। अब ये फिजूल की बातें बंद करो और हमें सोने दो। तो सोइए ना, कौन सा मैं आपको कांटे चुभा रही हूँ?